हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अपना बिजनेस स्टडी का कोर्स स्टार्ट करेंगे बच्चों। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, बिजनेस स्टडी का। क्यों सर, अकाउंट पढ़ाते पढ़ाते बिजनेस स्टडी कैसे पढ़ाने लग गए? ये बच्चों स्टूडेंट की डिमांड पे है। काफी साल पहले मैं पढ़ाया करता था, तो वहां से कुछ बच्चों ने फैला दी बात की सर बिजनेस स्टडी पढ़ा देते हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है बच्चों, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप अपना सिलेबस समझ लें। बिजनेस स्टडी का कोर्स क्या है आपका? टोटल 12 चैप्टर है हमारे पास, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। टोटल 8 चैप्टर आपके पास पार्ट ए में है। नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 के बाद अगले 5 मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं बच्चों। वही फंक्शन को एक एक करके चैप्टर बनाया गया है यहाँ पर। तो नंबर 4 प्लानिंग, नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 6 स्टाफिंग, नंबर 7 डायरेक्टिंग और नंबर 8 कंट्रोलिंग। आपके पास जो भी किताब होगी इसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा वो चैप्टर। ये 8 चैप्टर आपके पार्ट ए के हो गए। फिर आपका एक पार्ट बी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। वहां पे चैप्टर नंबर 9 आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 10 आपका है फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 11 आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 12 आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ऐसे करके आपके टोटल 12 चैप्टर हैं। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है बच्चों, इसके लिए सिलेबस वाली वीडियो अलग से जो होगी वो आप देख लेना। और उससे भी अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, सीबीएसई की साइट पे आप देखते रहना सिलेबस, क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं बीच में भी। ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में भी चेंजेस हो रहे हैं आजकल सीबीएसई में, कि ये पैटर्न बदल गया, अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये नंबर हो जाएगा। तो वो वेटेज मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, या फिर आप मेरी दूसरी वीडियो में उन वेटेज को देख सकते हैं। हम अपने पहले चैप्टर से बच्चों स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम अपना नोट निकाल लें, देख लेते हैं। और एक बात बच्चों मेरी ध्यान से सुनना, आपका जो पेपर है वो ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड आता है। 70 to 80% पेपर बच्चों केस स्टडी बेस्ड आता है। केस स्टडी का मतलब आपको एक कहानी दी होगी, उस कहानी के बेसिस पे आपको अपना कंक्लूजन देना होगा या अपना आंसर देना होगा। इसका मतलब सर रेक्टिफिकेशन अब हम भूल जाएंगे, बहुत हमने रेक्टिफिकेशन लगा लिया। हमारे टाइम पे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिया, प्लानिंग का प्रोसेस, आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूछ लिया, किसी का आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, किसी का लिमिटेशन पूछ लिया। आपको पूछेगा वही यहाँ पे भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेगा। आपको एक कहानी देगा बना के, उस कहानी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको आंसर करना है। तो इसलिए चैप्टर को पढ़ाने का मेरा तरीका भी अलग हो जाएगा। तरीका अलग कैसे होगा, चैप्टर पढ़ाने में मैं कम टाइम लगाऊंगा बच्चों, और क्वेश्चन आंसर कराने में ज्यादा टाइम लगाऊंगा। मतलब कोई भी टॉपिक होगा, ऐसा नहीं है उसको मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन एकदम डीप में मैं नहीं जाऊँ, हो सकता है। और मैंने आपके लिए छोटे नोट्स रेडी कर रखे हैं। अगर आप बुक में देखेंगे, एक चैप्टर पहला 19-20 पेज में ये चैप्टर है। मैं आपको इसके लिए 3 से 4 पेज में समेट के ले आया हूँ इस चैप्टर को। तो वो चैप्टर एक बार हम देख ले क्या है, फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, हाँ तो बच्चों ये रहा चैप्टर आपके सामने, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार पूरा चैप्टर दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे बच्चों। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के बारे में जानेंगे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ये जान लेंगे हम टॉपिक 3 में। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम समझेंगे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम जानेंगे, इसमें क्या मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट का नेचर जानेंगे हम। नेचर मतलब मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये पढ़ेंगे हम, आर्ट साइंस प्रोफेशन। और फिर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस पे डिस्कस करेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडल एंड लोअर। देन इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका एक होगा सेकंड लास्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शन तो हमें वैसे भी डिटेल में पढ़ना है चैप्टर वाइज। एंड फिर आपका होगा कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बच्चों ये चैप्टर लास्ट है, 4 पेज में खत्म किया है बच्चों। ये आपको, आप मेरी बात ध्यान से समझे, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर को समझ लेना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आंसर आएंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर में हमारी ज्यादा क्लास लगेगी, चैप्टर कंप्लीट करने में कम लगेगी। और जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ बच्चों, तो ये चैप्टर एक क्लास में ही मैं खत्म कर देता हूँ।
और हो सकता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें भी मैं कोशिश करूंगा अगर 1 घंटे की क्लास हुई या 1 घंटे से ज्यादा गई तो इसको हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक, तो क्लास बच्चों मेरी लंबी होगी, आप ये मत समझना रिकॉर्डेड क्लास है तो 12 मिनट 8 मिनट 10 मिनट आपको एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ मैं, ये यूट्यूब पे क्लास डालते हैं जैसे 12 मिनट 8 मिनट 6 मिनट, वो नहीं है। तो आप पढ़ने बैठे हो तो तरीके से पढ़ोगे, क्लास जैसे होती है कम से कम नहीं तो 50 मिनट या 1 घंटे की कोई भी क्लास होती है, इससे कम की कोई क्लास नहीं होती। अभी 8-9 मिनट तो मुझे आपसे बातें करते हो गई। ठीक, चैप्टर शुरू करते हैं। आप अपने दिमाग में एक बार सोच के देखें, अगर आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल ना हो तो स्कूल की सिचुएशन कैसी होगी, या किसी क्रिकेट टीम में कोई कैप्टन ना हो तो क्रिकेट टीम की सिचुएशन कैसी होगी, किसी देश में सरकार ना हो, गवर्नमेंट ना हो तो उस देश की सिचुएशन कैसी होगी। इसका मतलब ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने फील्ड में उसको मैनेज करने का काम करते हैं, लोगों से काम निकलवाने का काम करते हैं, लोगों से काम कैसे निकलवा जाए ये इनको बहुत अच्छे से आता है। तो जो बच्चों मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब है कोई भी काम सही तरीके से कैसे किया जाए उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं HCL कंपनी का। HCL कंपनी है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में टॉप कंपनियों में आती है। इसकी सक्सेस के पीछे का कारण जो है वो यहाँ के थे मैनेजर जिनका नाम था शिव नडार। उनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी और उनके अंदर जो लोग काम करते थे उनसे उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ इतने अच्छे से काम निकलवाया कि HCL को वो लेवल नीचे से टॉप लेवल तक ले गए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना पड़ेगा। ये क्या शब्द बोल दिए सर आपने, दो खतरनाक से वर्ड, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पहले हम पढ़ेंगे नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं इन दोनों के मतलब आपको समझाता हूं। देखो मेरे वाले नोट्स में से ही पढ़ेंगे पहले। एक मिनट, हाँ तो मैनेजमेंट का मतलब यहां पर क्या है देखेंगे इधर। एक क्या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आपका लिखा हुआ है बच्ची, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। दूसरों से कैसे काम कराया जाए। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे पूरा किया जाए, किसी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे पूरा किया जाए, यही मैनेजमेंट होता है बच्चों। 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, 3 शब्दों को आप पकड़ लो इस डेफिनेशन में से। अब आ जाओ इधर सामने, आप 3 शब्दों को पकड़ लो यहां से बच्चों। एक तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है वो क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, जहां पर इंटर रिलेटेड फंक्शन की बहुत सारी सीरीज है, ये एक प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारा पढ़ेंगे। इसके बाद आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को आप समझ लो 2 शब्दों, वैसे तो बहुत आसान है बच्चों ये। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम पर पूरा करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये मैटर नहीं करता कि वो काम कैसे पूरा किया गया, कोई नहीं पूछ रहा आगे, आपने काम टाइम पर कर दिया तो आप इफेक्टिव हो। अब आपने चाहे वो कैसे भी करा हो, बात मेरी समझ आ गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हाउ दे आर अचीव। कोई भी टारगेट आपने टाइम पे अचीव कर लिया और आपने वो टारगेट कैसे अचीव करा इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब टास्क को टाइम पर कंप्लीट करने से है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है सर फिर, एफिशिएंसी का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में 11th क्लास जो बच्चे पढ़े होंगे एफिशिएंट आता था वहां पे वर्ड। एफिशिएंट का मतलब क्या बताता था मैं आपको हमेशा, मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंट का मतलब बताता था, इसका मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट पे किसी काम को पूरा करना। तो ये तो हो गया आपका एफिशिएंट। क्या सर दोनों जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, बिल्कुल दोनों ही जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। अगर दोनों में बैलेंस बना के नहीं चलोगे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आप मेरी कंपनी में काम करते हो, मेरी एक कंपनी भी चलती है एएससी एजुकेशन है, इसी नाम से मैं एक कंपनी चलाता हूँ। मैंने आपको कंपनी, मान लो हमारा कैलकुलेटर बनाने का काम, कैलकुलेटर की हम भी कंपनी चलाते हैं सिटीजन की तरह। मैंने आपको कहा
कि इस महीने में 1500 कैलकुलेटर बिक जाने चाहिए किसी भी हाल में, 1500 कैलकुलेटर सोल्ड हो जाने चाहिए और मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दे सकते हो तुम। मैंने आपको ये कहा कि इसका जो एमआरपी होगा इस पे आप 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। बच्चों में ये चीज जो आपको बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन आपको दिखा नहीं रहा मैं अभी, लेकिन ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको ये कहा कि कैलकुलेटर 1500 यूनिट सोल्ड हो जाने चाहिए मंथ के एंड तक, और कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 10% दे सकते हो एमआरपी पे। आपने बेचना चालू करा, आप बेचते गए बेचते गए बेचते गए, लास्ट वर्किंग डे आ गया महीने का, आखिरी वर्किंग डे में आपने देखा अरे यार अभी तो 1000 कैलकुलेटर बिके हैं, 500 कैलकुलेटर एक दिन में कैसे बिक जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। या आपने सोचा 1200 ही बिके हैं, 300 कैसे बिक जाएंगे। आपको लग रहा था कि आपका टारगेट टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा, आप डर गए, घबरा गए। आपने क्या करा, आपने 10% की जगह 20% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया और बायर आ गए। प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ जाती है, सबको पता है। तो जैसे ही आपने 10 की जगह 20% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, बायर तो आ गए, आपका टारगेट भी पूरा हो गया, लेकिन कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो गया ना भाई। क्या पता कंपनी को वो डिजायर प्रॉफिट ना मिल पाया हो जो वो चाहती थी, या हो सकता है लॉस में चली गई हो 20% डिस्काउंट देने से। तो आपने काम को तो टाइम पे पूरा कर लिया, लेकिन कॉस्ट आपने बढ़ा दी कंपनी की, 10% की जगह 20% का डिस्काउंट दे दिया, कम कीमत पे बेच दिया, कंपनी का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब एफिशिएंट का मतलब होता है कम लागत पे काम करना, मिनिमम कॉस्ट पर काम करना, कम से कम कॉस्ट पर। तो दोनों में बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर के बाद में डिस्कस करेंगे, मैं भी आपको ऐसे ही कहानी बना के समझा दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई मैनेजर है, अगर वो काम टाइम पे पूरा करता है तो इफेक्टिव है, और अगर वो मिनिमम कॉस्ट में भी कर देता है तो वो एफिशिएंट है। तो फिर वो दोनों होगा, इफेक्टिव एफिशिएंट दोनों हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको, ऐसा आपको अब समझ आ गया होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार रीड कर लें क्योंकि यहाँ ज्यादा लिखा भी नहीं है, वैसे भी 2 लाइनें लिखी हैं। यहाँ देखें क्या लिखा है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब है काम को करेक्ट करना कम से कम कॉस्ट पर। ठीक, इसके बाद आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो टास्क है आपका उसको कम से कम कॉस्ट पर, एफिशिएंसी का मतलब है, ये लॉन्ग लाइन कर लेते हैं, मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपका जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा वो ऑप्टिमम होगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। मीन्स इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। आप जानते हम लोग टास्क जो है वो आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो वो आपका इफेक्टिव होता है। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट हैं, they are interrelated, it is important for management for maintain balance between the two। बच्चों दोनों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है आप टाइम पे काम पूरा कर दो और टाइम पे काम करने के चक्कर में आपने क्या करा, रिसोर्सेज का वेस्ट ज्यादा कर दिया, आपने कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व करा ली इस तरीके से, तो फिर आप वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो दोनों होना जरूरी है। यस सर, हम समझ गए, आप आगे बढ़े। हो गया ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद क्या है बच्चों, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको एक एक करके हम समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये क्या है आपका, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है, आपके पास कोई प्री डिटरमाइंड गोल होगा ना, तभी तो कोई काम करने जा रहे हो आगे। तो वो प्री डिटरमाइंड गोल है जिसको आप पूरा करने के लिए आगे आगे चलते चले जा रहे हो। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसमें अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए जाते हैं उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक, तो पहला आपका मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हम एक एक करके रीड करेंगे जल्दी, मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों कि थोड़ा सा मैं हो सकता है आपको ज्यादा जल्दी पढ़ा जाऊं चैप्टर, लेकिन उतना जल्दी भी नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है। ठीक, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि आपको ये सारी चीजें अपने क्वेश्चंस में काम आएंगी बाद में। फिर आपका है मैनेजमेंट इज ऑल
परवेजिव का मतलब है मैनेजमेंट हर जगह है, इधर देखो मैनेजमेंट, उधर देखो मैनेजमेंट, यहाँ देखो मैनेजमेंट, वहां देखो मैनेजमेंट, जहां देखो वहां मैनेजमेंट, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, नॉन इकोनॉमिक हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा बड़ा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नॉन इकोनॉमिक, जैसा मर्जी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हर जगह होगा। हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ भी मैनेजमेंट है, आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, मैनेज करके चलते हो अगर चीजों को तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, आपका जो है ऑल परवेसिव, मतलब हर सिचुएशन में होगा। देन आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अच्छा सर एक एक करके पढ़ा दो आप, ऐसे समझ नहीं आएगा तो ये एक एक करके रीड भी करते जाते। नंबर 1 गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या लिखा है? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस which is undertaken to achieve already specified and desired objective by proper utilization of available resources। जैसे मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये की नोट्स हैं, आप यही चीज अपनी बुक में पढ़ोगे तो हो सकता है ये आधे पेज में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा हो, आप पढ़ लेना, जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ वही चीज वहां लिखी होगी, ठीक है ना। तो अपनी बुक भी जरूर रेफर करना, जो भी हो, अभी मैं बता दूंगा बाद में बुक कौन सी ले सकते हैं आपको। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। परवेसिव का मतलब क्या बताया मैंने? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, it is used in all type of organization whether economic, social, political, irrespective of its size, nature and location, in every level, हर जगह है, इधर उधर सब जगह। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल, ये समझे क्या है? यहाँ तो एक ही लाइन लिखी है, ऐसे समझ नहीं आएगा बच्चों। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीन चीजों का मैनेजमेंट होगा। मतलब क्या हुआ इसका? कौन करेगा, उसके बाद आपका पीपल का मतलब, सॉरी पहले तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या करना है, कौन करेगा और कैसे होगा। मतलब कोई काम क्या करना है, काम को कौन करेगा और काम कैसे होगा, ये मल्टी डायमेंशनल है। मतलब वर्क का भी मैनेजमेंट होता है, पीपल का भी मैनेजमेंट। पीपल जो है बच्चों वो बिगेस्ट एसेट होता है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हमारा सबसे बड़ा एसेट है। लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। जैसे मैं आप लोगों से निकलवाता हूँ काम, आप लोगों से होमवर्क करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये होता है मैनेजरियल स्किल लोगों की, कि जो उनके एम्प्लॉय है, जो उनका स्टाफ है, जो उनके पीपल हैं, उनसे काम किस तरीके से निकलवाना है। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल है। वर्क का भी मैनेजमेंट होगा, पीपल का भी होगा एंड ऑपरेशन का भी होगा। ऑपरेशन का मतलब हाउ टू डू इट, काम कैसे होगा। तो ये तीन बातें इसके अंदर डिस्कस करी गई हैं बच्चों। मल्टी डायमेंशनल, इसमें क्या बताया है? इट इज अ मल्टी डायमेंशनल, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। क्योंकि यहाँ पे वर्क का, पीपल का एंड ऑपरेशन का भी मैनेजमेंट होता है। देन मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप यही देख लें। इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपका टास्क पूरा हो गया तो आपका मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है बच्चों। ये फंक्शन जो होते हैं इस पे बेस्ड होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन and its functions are being performed by all managers simultaneously. The process of management continue till an organization exists for attaining its objective. जैसे कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मरते दम तक मानव की इच्छाएं खत्म नहीं होती। ऐसे ही मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा, मैनेजमेंट रहेगा। क्योंकि वो जो गोल है वो पूरा अचीव नहीं हो पाता हमेशा, ठीक है, वो आपका चलता ही चला जाएगा। अनलिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा इनमें से जो मैंने अभी बताया ना, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? इसी में से आपका ना कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो अभी डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपका। आ जाओ आगे। ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक आदमी अगर ये कहे कि मैं सब कुछ कर लूंगा तो नहीं होता बच्चों, ज्वाइंट एफर्ट जरूरी है। ज्वाइंट एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रुप एक्टिविटी बहुत जरूरी है। यहाँ पे बिना ग्रुप एक्टिविटी के काम नहीं हो पाएगा। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी since it involves managing and coordinating activities of different people as a team to attain the desired objective. पूरे as a team काम करोगे तो ही आपका एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। डायनामिक फंक्शन, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 100% और आया भी है एग्जाम में कई बार। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। बच्चों डायनामिक का मतलब आप जानते हैं, जो चेंज होता है। डायनामिक फंक्शन का मतलब अगर वक्त के साथ आपने खुद को नहीं बदला तो मार्केट से निकाल के फेंक दिए जाओगे। आप नोकिया का एग्जांपल ले लो बच्चों,
पूरी दुनिया एंड्रॉइड यूज कर रही थी, वो विंडो पे टिके हुए थे। लो भाई विंडो पे टिके रहो, चलो फिर मार्केट से निकलो। तो मतलब डायनामिक का मतलब है आपको सिचुएशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। अब मैकडोनल्ड वाले इंडिया में आके अपने वहां का, जहां की भी कंपनी है, वैसा ही बर्गर बेचेंगे तो क्या यहाँ बिकेगा? नहीं बिकेगा। यहाँ के लोगों को तो टमाटर प्याज खाने की आदत है उसके अंदर, और थोड़ा सा तड़का भी हल्का सा चाहिए होता है, तो वो तो नहीं बिक पाएगा ना। तो आलू टिक्की बर्गर में वो टमाटर और प्याज भी घुसा देते हैं, जो ओरिजिनल बर्गर में नहीं होता है। आप किसी कंट्री में जाके खाओगे तो वहां नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज अ डायनामिक का मतलब है आपको सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक, एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लो सभी कंपनियों ने फ्री कॉलिंग का देना स्टार्ट कर दिया ऑप्शन। अब जब सभी कंपनियां या एक कंपनी ने, किसी ने स्टार्ट करा कि हम फ्री कॉलिंग देंगे, फ्री डेटा देंगे, हम इतना देंगे, इतना डेटा देंगे, तो बाकी की कंपनियां क्या करेंगी? उनको भी देना पड़ेगा भाई, सरवाइव करना है मार्केट में तो देना पड़ेगा। तो डायनामिक का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से हमें खुद को बदलना पड़ता है, नहीं तो मार्केट हमें उखाड़ के फेंक देगा, बाहर कर देगा। इसके बाद आपका इट इज अ डायनामिक फंक्शन since it has to adapt according to need, time and situation of its changing environment. For example, ये लो मैकडोनल्ड का यहाँ पे भी लिखा है, मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। उसने बहुत बड़ी चेंजेस कर रखे हैं इंडियन मेन्यू में। हमें क्या पता सर, हम कभी बाहर तो गए नहीं, तो बाहर के मैकडोनल्ड का मेन्यू हमने देखा भी नहीं, ठीक है, लेकिन आपने इंडिया का तो देखा है, उसमें चेंजेस हो रखे हैं। इंटेंजिबल फोर्स आखिरी है बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे है ये समझते हैं हम। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है ये कभी ना आपको दिखाई नहीं देगा, तो सर कैसे पता लगेगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो वहां पे काम करते हैं, अगर वो खुश हैं, हैप्पी हैं, उनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, और वो खुशी खुशी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव को जरूर पूरा करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव को जरूर पूरा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना के देगा, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने गोल को टाइम पे पूरा कर लेते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? तो आपको होगा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। बात खत्म, एक नंबर में होगा। ठीक है, और अगर ज्यादा में होगा तो इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चैप्टर खत्म होते ही केस स्टडी कराऊंगा मैं, 30-40 केस स्टडी कम से कम होंगी, उसमें तो जितनी मैं करा पाऊंगा आपको करा दूंगा। ठीक, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर तो समझ लें हम चैप्टर है क्या। तो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। इंटेंजिबल फोर्स पढ़ लें एक बार। इंटेंजिबल फोर्स, इट इज इंटेंजिबल फोर्स as it can't be seen but its effect, लेकिन इसके effect can be felt in the form of result, like whether the objective are met and whether people are motivated or not, and there is orderliness and coordination in the work environment. ये intangible force है, आप इसको देख तो नहीं सकते लेकिन आप इसे फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हुए, इसका पता लगा के। क्या वहां के लोग मोटिवेटेड हैं, क्या वहां के लोग खुश हैं, क्या सारा काम ऑर्डर में चल रहा है, क्या कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो रहा है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं। ठीक, देन आपका नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैं तीनों को पहले अंडरलाइन कर देता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, फिर आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, और एक आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। किसी भी मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में आप इसको इकोनॉमिक भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है पहले आप यहाँ देख लें, मेरी बात सुन लें, फिर हम इसको समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल में कौन कौन से हो सकते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 है इसमें, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है आपको इतना रेवेन्यू आ जाए कि आप अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। अच्छा सर, कॉस्ट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, वैसे वेरिएबल कॉस्ट की बात होती है। वेरिएबल कॉस्ट जब तक हमारी रिकवर होती है बच्चों, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट वाली सिचुएशन, शटडाउन पॉइंट वगैरह आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो बच्चों को मुझे पता है। तो वेरिएबल कॉस्ट जिस दिन तक हमारी रिकवर होती जाती है, तो इसका मतलब सर्वाइव कर रहा है बिजनेस, मतलब इनफ प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल। तो सर्वाइवल का मतलब है इतना पैसा आ जाए, इतनी रेवेन्यू आ जाए कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए बस।
हमें कुछ बचे ना एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, लेकिन बिना प्रॉफिट के मोटिवेशन कहाँ से आएगी, आगे काम करने की हिम्मत कहाँ से आएगी, कैसे आप रात रात भर मेहनत करोगे, उसके लिए आपको कुछ चाहिए ना, तो वो प्रॉफिट के फॉर्म में मोटिवेशन मिलता है। तो अगला आपका है ऑर्गेनाइज में, सोशल में प्रॉफिट। कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा उसकी जो ग्रो है वो बढ़ेगी कंपनी की। तो प्रॉफिट एक तरीके से आपके लिए काम करता है जैसे आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड है तो जिंदा हो, नहीं है तो नहीं। कंपनी में प्रॉफिट है तो कंपनी भी जिंदा है, प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी बंद। ठीक है ना। लॉस मेकिंग कंपनी कौन चलाता है बच्चों, कुछ लिमिट तक चला लेते हैं, वो अलग बात है कि हम देखते चलो एक साल लॉस होगा कोई बात नहीं, अगले साल होगा कोई बात नहीं, हमेशा होगा तो बंद करना पड़ेगा ना काम। तो दूसरा हो गया प्रॉफिट। तीसरा आपका क्या है सर, तीसरा है आपका ग्रोथ। ग्रो करना भी जरूरी है। ग्रोथ का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे पता चलेगा, उसकी आप सेल्स देख लें, टर्नओवर पहले कितना था अब कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले कितने थे अब कितने हैं, मार्केट शेयर पहले कितना था अब कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी ग्रो कर रही है। पहले उनके 2 ब्रांच थे अब 4 हो गए, 10 हो गए, पूरे इंडिया में 20 ब्रांच हो गए, तो इसका मतलब कंपनी रेगुलरली ग्रो कर रही है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको पढ़ें पहले। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल में आपको ये रहा, सर्वाइवल के लिए अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, रिस्क भी कवर हो जाए, एंड ग्रोथ का मतलब इंप्रूव इट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फिर इनको एक लाइन में नीचे समझा रखा है डिटेल। सर्वाइवल में मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी एंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग। प्रॉफिट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क, बिजनेस में होने वाले जो रिस्क हैं उसके लिए प्रॉफिट जरूरी होता है। सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड ग्रोथ, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर growth which can measured by increase in sales, number of employee, production, investment etc. ये सारी चीजें जिससे आपको ग्रोथ पता लग जाती है। ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करो आप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार दो, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। आप कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि लोगों को दिक्कत हो, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए अगर आप डिटेल में, अभी आप छोटी क्लास में छोटे बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज पढ़ेंगे आप, CSR। जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, टाटा हो गई, बाटा हो गई, रिलायंस हो गई, एसेंचर हो गई, और भी बहुत सारी कंपनियां, इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ परसेंटेज इनको लगाना पड़ता है समाज सेवा में, और अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं अगर इधर की बात करूं तो हमारे एरिया में कोई मान लो टॉयलेट बना हुआ है, आप देखेंगे तो टॉयलेट पे लिखा हुआ है मान लो फंडेड बाय बाटा लिमिटेड, मतलब बाटा कंपनी ने फंड कर रखा है इस टॉयलेट को, तो इस टॉयलेट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए, ये आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी हो गई। तो इस तरीके के काम आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो करती हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, इसमें आप एशियन पेंट का नाम ले लें, टिस्को ले लें, टाटा ले लें, महिंद्रा ले लें, बहुत सारी कंपनियों ने कई सारे सोशल काम करे हुए हैं। ठीक देखें आप सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग बेनिफिट टू सोसाइटी like using environment friendly practice and giving employment to disadvantaged section of society, example Tisco, ITC and Asian Paint. देन आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हैं। अब आपने ऑर्गेनाइजेशनल ले लिए, सोशल ले लिए, तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होंगे कुछ। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे देख लो फटाफट से क्या है। Because diverse personal objective of people working in the organization have to be reconciled with organizational objective, मतलब आपको उनको reconcile कराना जरूरी है। आप वैसे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे हैं, उसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, लेकिन उसको आपको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मैच कराना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है ना, कि आपको अच्छी सैलरी मिले, आपको अच्छे परक्विजिट्स मिले, आपको थोड़ी सी इज्जत मिले अपनी कंपनी में, और आप भी दूसरों को इज्जत दें, रेपुटेशन हो, इस तरीके के पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अगर इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो हम उस टाइम पे इसको दोबारा से देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं एक। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चैप्टर पे अपने देखें हम आगे क्या है हमारा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको फटाफट रीड कर लेते हैं, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं समझाने वाला है, तो आप फटाफट मेरे साथ साथ इसको रीड करते जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा एक बार में।
एक मिनट, एक सेकंड। एक मिनट, कहाँ गया ये रहा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अचीविंग ग्रुप गोल। आप अपने ग्रुप गोल्स यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ग्रुप गोल्स का मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से। मैनेजमेंट क्रिएट टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने का काम करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट को घटा के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के और रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करके एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। मैनेजमेंट help the employee overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth। मतलब क्या है इसका, ये समझा देता हूँ मैं आपका। जो एम्प्लॉय है बच्चों, उनको क्या होता है कि कोई भी चेंजेस आया तो वो कहते हैं अरे नहीं, ये चेंज आ गए, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं है, हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो अभी आपका कोविड के टाइम पर ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, बच्चे कहते हैं अरे हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, हम आज तक नहीं पढ़े ऑनलाइन। टीचर्स कहते हैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो टाइम के हिसाब से उनको ये सिखाया जाता है, उनको ये समझाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर डायनामिक। फिर आपका अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका अचीव होगा। मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल गोल, ठीक है, व्हाइल वर्किंग टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, एंड आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो बच्चों इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं खुद से भी और ये आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसका नेचर डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, नेचर को वेट करना, नेचर डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे अब। सॉरी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये 3 टॉपिक है। मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आप इसको रीड कर लेना फिर अच्छे से, एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से, एक बार चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए बस। बच्चों पहला तो आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है, इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको किसी बुक को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मैनेजरियल स्किल्स को अचीव करने के लिए। आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होगे वो इंपॉर्टेंट रखता है आपका। ऐसा नहीं है कि आप कितनी किताबें पढ़ के आए हो तो आप एक बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिससे कि आप अपने गोल को इजिली अचीव कर सकें। तो आपको यहाँ पे आर्ट के बारे में, जो आर्ट के फीचर्स होते हैं बच्चों, वो यहाँ पे समझाए गए हैं। जो भी आर्ट के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं आपके साथ। क्या क्या है हमारे पास आर्ट के फीचर। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट का मतलब है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड through study, observation and experience. The feature of art as follows: existence of theoretical knowledge. Theoretical knowledge जरूरी है इसके अंदर। In every art, systematic and organized study material should be available compulsorily to acquire theoretical knowledge. Personalized applications बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Personalized application का मतलब the use of basic knowledge differ from person to person and thus art is very personalized concept. तो ये पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है बच्चों, कोई किसी चीज को कैसे सीखता है, उसको कैसे अप्लाई करता है, ये उसके ऊपर है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये जो होता है आपका प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो कई बार मैं ये वर्ड यूज करता हूँ आपके सामने
कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। वो कला आप कैसे दिखाते हो, जैसे हम अच्छे अच्छे फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें किसी चीज को एक फॉर्मेट के थ्रू निकाल के फिर उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के वो सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। वो सारे मतलब जो 3 फीचर्स मैंने आपको बताए, ये 3 फीचर्स, ठीक है। ये बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक है बच्चों। फिर आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। मैनेजमेंट बच्चों साइंस है, लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन कैसा साइंस है, इनएग्जैक्ट। मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस का क्या मतलब होता है, आप ये समझिए। मैं आपसे पूछूं पानी बनाने का फॉर्मूला क्या है पानी का क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, तो शायद H2O होता है, जहां तक मुझे याद है, या गलत हो जाए तो आप समझ लेना क्या होता है, H2O। ये H2O पानी का है बच्चों। ये इंडिया में मैं बैठा हूं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ क्या अमेरिका में भी यही होगा या बदल जाएगा? या अगर हम चले जाएं किसी दूसरे देश में, जापान में चले जाएं, तो वहां भी यही होगा या बदल जाएगा? या हम चाइना में चले जाएं तो वहां पे कुछ और हो जाएगा? क्या इसका फॉर्मूला? नहीं, ये H2O है तो H2O ही रहेगा। तो बच्चों ये होता है प्योर साइंस, जिसके प्रिंसिपल चेंज नहीं होते। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो बेस्ड ऑन पीपल, बेस्ड ऑन ह्यूमन, जो ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करी गई है, और ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो प्योर साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। इनएग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे ही अकाउंटिंग भी साइंस है, बट एग्जैक्ट नहीं है, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग। ठीक है, आ जाओ आगे। साइंस में क्या लिखा है ये देखो। Science is a systemized body of knowledge that is based on general truth which can be tested everywhere anytime. The feature of science are as follows. Systemized body of knowledge होता है, सबसे पहली बात आप इसको टेस्ट कर सकते हो। Science has a systemized body of knowledge based on principle and experiment. Principle और experiment पे बेस्ड होता है। कई सारे प्रिंसिपल्स और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर कराए जाते हैं। देन नंबर 2, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, आप उसके लिए एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल बनते हैं आपके। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, हर जगह वैलिड होगा। Scientific principles have universal validity and application. Management has systemized body of knowledge, and its principles are developed over a period of time based on repeated experiment or observation, which are universally applicable, but they have to be modified according to given situation. As the principle of management are not exact, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है exact the principle of pure science। ये मैं बात आपको एक एग्जांपल से पहले समझा दी। पानी बनाने का फॉर्मूला हर जगह सेम होगा, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदले जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, जहां पर हमें किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, किसी स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट हमें होती है जिस जगह पे, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं बच्चों। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस या बीएमएस जो भी होता है वो डिग्री आपको चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक, तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको आईसीआई का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे। तो जो प्रोफेशन है प्रोफेशन किस तरीके से आपका होता है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन कहते हैं, इसको यहाँ पे हमें समझना है। प्रोफेशन के फीचर्स देख लें इसके अंदर है या नहीं। Profession means an occupation for which specialized knowledge and skills are required। और डिग्री भी साथ साथ बच्चों, डिग्री जरूरी है। The main feature of profession are well-defined body of knowledge. All the professions are based on well-defined body of knowledge. Restricted entry, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नहीं होता, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हो बच्चों, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि आपको किसी डिग्री की जरूरत है, आप डिग्री लाओगे तो मैनेजर बनोगे। लेकिन आजकल हो गई ये चीज कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप एमबीए करके आते हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कोई एमबीए नहीं है लेकिन मान लो उसके पास बहुत अच्छा दिमाग है, वो कंपनी को कहां से कहां ले जा सकता है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो स्किलफुल पर्सन नहीं है, लेकिन आजकल ये चलन हो गया है कि डिग्री रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब एंट्री यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो वो रिस्ट्रिक्शन दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, उससे रिलेटेड डिग्री।
The entry in every profession is restricted through examination or through some minimum educational qualification. तो every profession में आपका ये restricted होता है कुछ examination के through और कुछ qualification के through. Professional associations होते हैं, इनके अपने all professions are affiliated to a professional association which regulate entry and frame code of conduct relating to the profession. जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का बताया ICAI है, ठीक है, ऐसे ही आपका मेडिकल लाइन में भी होता है ICMR वगैरह, ये आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं यहाँ पर. ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट मेंबर. इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. कसम भी खिलाई जाती है डॉक्टरों को कि आप किसी पेशेंट को कभी मना नहीं करेंगे, अगर आपके पास कोई मरीज आएगा तो आप उसका इलाज करेंगे, इस तरीके से उनको कसम खिलाई जाती है, ठीक. सर्विस मोटिव, और इसके अंदर मोटिव जो है वो सर्विस का होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन का मतलब ही यही है कि आपका मोटिव जो है वो सर्विस रहना चाहिए. सर्विस मोटिव का मतलब आप सर्विस से देश की सेवा करें. टीचर भी बच्चों एक प्रोफेशन है, ये भी सर्विस मोटिव से होता है, ठीक है. तो ये प्रोफेशन जो होते हैं ये इनके कुछ फीचर्स हैं. तो मैनेजमेंट को आप प्रोफेशन भी कह सकते हैं. ठीक है. अच्छा, 2 टॉपिक और बचे हैं बस खाली, ठीक. मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर खत्म हो जाए पूरा हमारा, चाहे भले ही हमारी अभी ज्यादा लंबी क्लास नहीं हुई है, 40 मिनट ही वो होंगे मुझे लग रहा है, ठीक. फिर हम जब अगली क्लास में मिलेंगे ना तो सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक. चैप्टर पढ़ने में तो मजा आपको नहीं आएगा, आपको ये एक बार समझा देता हूँ, आप मुझे सुन लो, सुनने के बाद आप इसे 2-3 बार रीड कर लेना, और रीड करने के बाद जब क्वेश्चन आंसर में मिलोगे तो फिर आपको करने में मजा आएगा क्वेश्चन आंसर. लेवल है आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. 3 लेवल आपके होते हैं यहाँ पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. में एक एक लाइन में समझा देता हूँ क्या होता है बच्चों. टॉप लेवल में आपके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जैसे सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे लोग आपके टॉप लेवल में आते हैं. चेयरमैन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया. मिडिल लेवल में कौन आता है? परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड आपका सुपरिटेंडेंट. तो जितने भी मैनेजरियल पोस्ट हैं वो सारी आपके मिडिल लेवल में आती हैं. फिर आपके लोअर लेवल में कौन से चले जाते हैं? नीचे ऑपरेशनल लेवल कहेंगे, इसे लोअर लेवल नहीं कहेंगे बच्चों. मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, लोअर को बिल्कुल नीचे वाले को. तो ये ऑपरेशनल लेवल है. ऑपरेशनल लेवल में आपके यहाँ पे सुपरवाइजर होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, फॉरमैन होंगे आपके, और सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह होंगे. तो जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं जो वर्करों से काम करवाते हैं, वर्कर अलग कैटेगरी में चले जाएंगे. तो 3 लेवल में डिवाइड किया मैनेजमेंट को. टॉप लेवल में सीईओ, सीएफओ, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सारे. फिर आपके मिडिल लेवल में प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आपका डिपार्टमेंट मैनेजर, फॉरमैन, ये सब होंगे. एंड आपके ऑपरेशनल लेवल में सुपरवाइजर्स वगैरह होंगे, ये सारे. एक डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है इससे रिलेटेड. ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, बट फिर भी आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है. टॉप लेवल बता दिया मैंने आपको, मिडिल लेवल बता दिया, लोअर लेवल बता दिया. आगे आ जाते हैं, टाइम कम है इसलिए. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर्स में. वैसे क्या होते हैं आप सुन लो, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 से शुरू होगा. आप चैप्टर नंबर 4 से शुरू हो जाएगा. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना, आपका प्लानिंग. उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये 5 फंक्शन आपके हैं, ठीक है. ये आपके 5 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इन फंक्शंस को मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा क्योंकि चैप्टर्स हैं अलग से. चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8. ये एक एक चैप्टर है पूरे डिटेल में, तो चैप्टर में ही पढ़ लेंगे यहाँ चैप्टर, ठीक है. तो फंक्शन हो गए आपके मैनेजमेंट के. एंड द लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन. बच्चों ये फंक्शन नहीं है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की जान है, इसी पे पूरा मैनेजमेंट टिका है. कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, आप एक कहानी से समझ लो बस. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टीम वर्क. सभी लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ आगे बढ़े. सभी लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ आगे बढ़े, उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, आपको ना क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा, अरे सर ये तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन. कैसे, मैं आपको करंट सिचुएशन से बता देता हूँ. जैसे दिल्ली में चल रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्सीजन नहीं दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमने ऑक्सीजन दे दिया, ट्रक नहीं है, ये ट्रक लेके नहीं आ रहे. मतलब एक दूसरे पे ब्लेम हो रहा होगा. क्वेश्चन में ये हो रहा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर ये कहेगा या सेल्स डिपार्टमेंट ये कहेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर ने हमें प्रोडक्शन करके नहीं दिया तो हमारा सेल्स का टारगेट पूरा नहीं हो पाया,
ठीक, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर ने ठीक से प्रोडक्शन नहीं करा, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का काम पूरा ठीक से नहीं हो पाया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब उनके बीच में समन्वय नहीं है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन होगा तो काम अच्छे होगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हर फंक्शन में है। कोई भी फंक्शन पढ़ोगे वहां कोऑर्डिनेशन जरूर होगा और होना भी चाहिए। तो इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, एक सेकेंड, हाँ इसको भी पढ़ लें बच्चों, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स व्हिच synchronize all the functions of management and activities of different departments. Lack of coordination result in overlapping, duplication, delay, and chaos. It is concerned with all the three levels of management. As if all the level of management are looked at together, they become a group. And as in the case of every group, they also require coordination among themselves. So it is not separate function of management, rather it is the essence of management. इसलिए एक फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का एसेंस है। फिर आपका इसके कुछ यहाँ पे दे रखे हैं इस तरीके से, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। इट इंटीग्रेट डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, ensuring that all people work in one direction and achieve organizational goal. Coordination ensure unity of action, ये unity of action को ensure करता है। It direct the activities of different departments and employees towards achievement of common goal and bring unity in individual effort. Coordination is a continuous process. ये एक continuous process है, मतलब लगातार चलने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा। तो ये आपका continuous process है। It is not a specific activity matter. It is required at all level in all department till the organizational continue its operation. जब तक बिजनेस है तब तक रहेगा, चलता रहेगा। फिर आपका कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। It is universal in nature. It synchronizes the activity of all level and department as they are interdependent to maintain organizational balance. Organizational balance को maintain रखने के लिए coordination is the responsibility of all manager. ये सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपस में समन्वय बना के रखे, आपस में प्यार मोहब्बत कह लो आप इसे, आप कोऑर्डिनेट करके काम करें, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ सारे मिलके एक साथ आगे बढ़े ताकि वो आसानी से अचीव हो सके। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट at all the three top, middle and lower level of management. This is the responsibility of all managers that they make effort to establish coordination. Coordination is a deliberate function. क्या मतलब है इसका? Coordination is never established by itself. Rather, it is a conscious effort on the part of every manager. अपने आप नहीं होता बच्चों establish. Manager का effort लगता है इसमें. Cooperation is voluntary effort of employees to help one another. Effective coordination cannot be achieved without cooperation of group of members. तो यहाँ पे coordination का बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आप किसी भी फील्ड में सोच के देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में मान लो आपके साथ कुछ घटना घट गई, कुछ गलत हो गया या चोरी हो गया, आपका कुछ सामान चोरी हो गया, आप पुलिस थाने जाते हो, थाने वाले कहते हैं भाई हमारे एरिया में नहीं आता, आप उधर जाओ। उधर वाले कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आता, उधर जाओ। तो किधर जाए आदमी? तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। वो ये भी तो कह सकते हैं चलो कोई बात नहीं, हम आपको रेफर कर देते हैं, आप जिस एरिया में पढ़ते हो। तो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, काम तभी पूरा होगा। जैसे गवर्नमेंट में भी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा नहीं करा, हमने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा नहीं करा। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इस टॉपिक से, कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब काफी हद तक इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों, मैंने अभी आपको ये चैप्टर पढ़ाया, एक बार फिर से देख लो आप। स्टार्टिंग से दिखा दूं मैं जरूर। हो सकता है कोई चीज में ज्यादा जल्दी पढ़ा गया हूं, क्योंकि चैप्टर खत्म करना था एक क्लास में। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, मकसद नहीं था कि एक क्लास में खत्म करना है, लेकिन आपके फायदे की बात है। ठीक, आपको खुद समझ आ जाएगा अभी। और ऐसा नहीं है हर चैप्टर एक क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं, बड़े बड़े चैप्टर भी हैं, छोटा था।
मीनिंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, आप हाथ से लिखोगे तो आपको और ज्यादा याद हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस करा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की है इसके मैनेजमेंट के क्या है, मैनेजमेंट का नेचर, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशंस का आपने इसके अंदर पढ़ा। प्योर साइंस नहीं है ये, हमने मेन चीज में देखा। फिर हमने इसके बाद लेवल, टॉप लेवल आपका, मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल होता है, कौन कौन से लोग आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर आपके फंक्शंस, और मैंने ये कहा था कि फंक्शंस क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो हम इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर के अंदर ही जाकर डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया और कई एग्जांपल मैंने इसके दे दिया, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों हमारी, उसमें मैं आपको केस स्टडी के साथ मिलूंगा। उससे पहले आपको ये चैप्टर अच्छे से आना जरूरी है, वरना फिर आप मेरी शक्ल देखोगे और मैं आपकी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको समझ नहीं आएगा। तो चैप्टर आने के लिए क्या करना है, आपको 4-5 बार इसको रीड कर लेना है और इसको नोट्स बुक में लिख लेना, अपनी राइटिंग में लिख पाओगे, वरना नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही, आपको पता है, ठीक है ना। ये तो चलन हो गया है ना आजकल, ऐसे मैंने बनाया नोट देने का, लेकिन पहले के टाइम पे लोग खुद से लिखते थे, बच्चे खुद बनाते थे। तो इसलिए अगर आप इसे लिख सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, ठीक है ना, राइटिंग स्किल की। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको बंद करते हैं, ठीक।